Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Mahmood Amir and I will be teaching you biology for 10th class. As you know that in the previous lecture we have completed chapter number 11, which was basically about homeostasis. And in that chapter we were discussing the major role of kidney in maintaining the homeostatic functions in our body. And in today's lecture we will be continuing chapter number 12, that is basically coordination and control. अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन होता क्या है, ठीक है, एंड व्हाट इज़ कंट्रोल. जस्ट एज इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में अगर आप नोटिस करें तो सबसे ऊपर प्रिंसिपल साहब होते हैं, ठीक है. आफ्टर प्रिंसिपल देयर इज़ वाइस प्रिंसिपल एंड देन अंडर वाइस प्रिंसिपल देयर आर सम coordinators. Basically, coordinators take messages from teachers, take queries from teachers, and conduct their message to the vice principal, which then coordinate with the principal and give us a better solution of the problem. So coordination is basically, आप ये कह सकते हो कि सबका आपस में एक ऐसा मेल जोल जिससे कोई भी काम बआसानी हो सके, ठीक है, और हारमनी के साथ हो, ठीक है, उसमें कोई डिसरप्शन ना आए, ठीक है. और कंट्रोल बेसिकली ये कह सकते हैं आपके हर एक काम प्रॉपर मेथड के ज़रिए होगा. जैसे अब मैंने खाना खाया है तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा, ठीक है. अगर मैंने खाना नहीं खाया तो डाइजेस्टिव सिस्टम का अभी कोई कंसर्न नहीं है. मैंने चलना है तो मेरे लेग्स की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाएगा, हैंड्स की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है. जैसे व्हेन एवर आई टेक अ स्टेप और व्हेन एवर एनी पर्सन टेक अ स्टेप, व्हेन यू मूव योर राइट लेग फॉरवर्ड, ठीक है, योर लेफ्ट आर्म मूव्स बैकवर्ड, ठीक है. अब देखें, योर लेफ्ट आर्म मूव्स आल्सो फॉरवर्ड. देखें अब जब हम चलते हैं तो हमारी सिमिलर साइड की आर्म और लेग ऑपोजिट मोशन शो करती है. यानी अगर राइट लेग आगे गया है तो राइट आर्म पीछे जाएगा, ठीक है, और इसी तरह लेफ्ट लेग पीछे रहा है तो लेफ्ट आर्म क्या करेगा, आगे आएगा. तो वो एक हारमोनी के साथ हम चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन है क्या, ठीक है, इससे हमारी बॉडी को फंक्शंस क्या परफॉर्म करती है, इससे हमारी बॉडी को एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडीज ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. अब देखें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड दीज टिश्यूज देन कंबाइन एंड मेक ऑर्गन्स. ओके, देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गन है, आई हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक पूरा, फिर उससे मिलके सिस्टम बन जाता है आगे, ठीक है. इस तरह हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर एक मेजर ऑर्गन लंग्स है. तो इस तरह हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी और द बॉडी ऑफ एनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स विच डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है. अब वो एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर मैंने जो खाना खाया है वो कब डाइजेस्ट होगा, जब मैं सांस लूँगा, ठीक है. अ डेड बॉडी कैन नॉट ईट, कैन नॉट डाइजेस्ट, ठीक है. मैंने अब सर्टन टाइप ऑफ फूड मटेरियल इनटेक किया है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रिस्पायरेशन इज बेसिकली द breakdown of carbon to hydrogen bonds in our food and formation of carbon to oxygen bonds. तो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स कब बनेंगे, जब मैं सांस लूँगा. तो बेसिकली देखें, जो मैंने खाना खाया उसकी डाइजेशन के लिए रिस्पायरेशन जो है दैट इज़ अ मेजर फैक्टर. तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते. इन दोनों की कोऑर्डिनेशन आपस में क्या है, रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, ठीक है. दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क्स एज द नीड्स ऑफ होल बॉडी. अब देखें जी, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, दे विल कंबाइन एंड दे विल परफॉर्म देयर वर्क्स इन हार्मनी, ठीक है. एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक काम करेगा जिसकी वजह से आगे दूसरा ऑर्गन क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है. तो वो साइड बाय साइड उनके फंक्शन चलते रहेंगे, तो फिर आप क्या करोगे, जो बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है. दैट विल स्टे हेल्दी. दिस मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड. अब देखो, किसी एक ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शन करने से जो दूसरा ऑर्गन है वो भी क्या कर रहा है, अपनी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को, अपनी नॉर्मल बॉडी टास्क्स को पूरा कर पा रहा है, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान अच्छी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है. अब देखें,
एक से फॉर एग्जांपल हमारे पास 11 पर्सन्स की एक क्रिकेट टीम है, अगर उस क्रिकेट टीम के दरमियान कोऑर्डिनेशन अच्छी है, ठीक है, बॉलर का फील्डर्स के साथ राब्ता है, कैप्टन की सारे सुनते हैं, तो टीम के सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. देर इज़ अ हाई चांस दैट दिस टीम विल बी अ विक्टोरियस इन द cricket match, or they will achieve many victories in their upcoming tournaments. But if there is some type of dispute in the cricket team and they are not coordinating well, the bowler is doing his proper job, but the fielders are not performing to their up to their level, they are not taking catches, they are not stopping the boundaries, then the team will not be able to succeed because it is a coordinated task. अब बॉलर सिर्फ बॉल करा सकता है, ठीक है, वो पूरे ग्राउंड में भाग कर कैच नहीं पकड़ सकता, वो सारे चौके छक्के नहीं रोक सकता, ठीक है. तो फिर क्या जी, कोऑर्डिनेशन चाहिए टीम में ताकि टीम जीत सके. इसी तरह अब बॉडी जो है, इट कैन नॉट परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स फंक्शन अलोन, ठीक है. एक फंक्शन को प्रॉपर तरीके से होने के लिए दूसरा फंक्शन रिक्वायर है, ठीक है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, खाना जो मैंने खाया उसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स मुझे नफ़ा नहीं देंगे, मुझे कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स फ़ायदा देंगे. फूड की ऑक्सीडेशन ज़रूरी है. द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैन ओनली टेक प्लेस बाय रिस्पायरेशन. मैं सांस लूंगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो मेरे पास क्या होगा, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स बनेंगे, फूड ऑक्सीडाइज होगा, जब फूड ऑक्सीडाइज होगा तब मुझे एनर्जी मिलेगी, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन आ गया ना, कि रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ साइड बाय साइड चलेंगे, ठीक है. देन कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड इट. अब कोऑर्डिनेशन से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे आसपास के माहौल में जो चेंजेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को क्या करना है, अरेंज करना है. देखें, अब अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट है, हॉट डे है, ठीक है, स्किन को जो है आप क्या करोगे, एक हीट महसूस होगी, स्किन बर्न हो सकती है, ठीक है. आपने अगर देखा होगा, बाज़ जो लोग बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, ठीक है, उनको जब अगर डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा देर खड़े रहें तो सन बर्न हो जाता है, उनकी स्किन रेड हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, जलन होती है, ठीक है. तो अब देखें, स्किन ने इन्फॉर्मेशन अंदर ब्रेन की तरफ भेजनी है, ब्रेन ने आगे बॉडी को क्या फंक्शन देना है कि आप कोई साया ढूंढो, ठीक है, ताकि आप अपने आप को बचा सको, ठीक है, और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कंजर्व कर सको. तो ये जो हमारे पास इर्द गिर्द के माहौल में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तेज़ हवा चली है, तेज़ हवा से मुराद ये है कि जैसे अब पाकिस्तान में तो इतना नहीं होता ये भगोले का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो भंवर सा जो आता है, जो गोल हवा का, ठीक है, वो बेसिकली जब ये अमेरिका वाली साइड पे आता है तो घर के घर और गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपने साथ उड़ा के ले जाता है, ठीक है. उसके लिए आपको पहले से इलाका इवैक्यूएट करना पड़ता है. तो अब उसके लिए भी आप क्या करोगे, पहले से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करोगे. दैट इज़ बेसिकली पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. अब देखें, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि कोऑर्डिनेशन की नॉर्मल या आम सी कॉमन सी एग्जांपल आप कह लो, वो क्या है जी. वन फेमिलियर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द वे इन विच मसल्स वर्क टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट. देखें, मैं यहाँ से मूव करके कहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अब मोशन करते हुए मेरी लेग्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मेरे हैंड्स इन्वॉल्व हैं, मेरी बैक इन्वॉल्व होगी, बैक के साथ मेरी आइज़ इन्वॉल्व होंगी, आइज़ के साथ मेरी हियरिंग इन्वॉल्व होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ब्रेन इन्वॉल्व होगा, ठीक है. तो अब देखें, सिर्फ एक चलने के लिए मुझे इतनी सारी चीज़ों का क्या है जी, ख्याल करना पड़ेगा, या इतनी सारी चीज़ों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना. दे हैव टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक माई मूवमेंट पॉसिबल, ठीक है. कहता है व्हेन अ बॉय रन्स टू कैच अ बॉल. अब एक लड़का भाग के जा रहा है, उसने एक गेंद जो है वो कैच पकड़नी है, ठीक है. ही यूजेस हंड्रेड्स ऑफ मसल्स टू मूव हिज आर्म्स, लेग्स एंड बैक. देखें, व्हेन एवर ही वांट्स टू रन, whenever he will try to run, his legs will move, ठीक है, so all the muscles in the leg will move, ठीक है. At the same time his back will be also stiff and make the body posture in upright position so that he can move easily, ठीक है. कमर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कमर को सीधा रखेंगे ताकि उसको भागने में कोई परेशानी ना हो और वो स्पीड से भाग के जा सके, ठीक है. और जब भी मैंने आपको बताया हमने चलना है या हमने भागना है, हमारे जो हाथ हैं वो हमारे लेग्स के ऑपोजिट मूव करेंगे. राइट लेग जैसे ही आगे जाएगी तो लेफ्ट आर्म भी आगे आ जाएगी, राइट लेग जैसे ही पीछे जाएगी तो राइट आर्म भी क्या करेगी, तो राइट आर्म क्या करेगी, आगे आ जाएगी, ठीक है. तो ये हमारी इस तरह कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं विच मेक द मूवमेंट ऑफ होल बॉडी पॉसिबल.
ठीक है। अब देन क्या होगा, अब भागने के लिए तो उसने क्या किया, अपने पाँव इस्तेमाल कर लिए, हाथ इस्तेमाल कर लिए और कमर इस्तेमाल कर ली। देन his nervous system uses information from his sense organs and coordinates these muscles। अब देखें उसने भागना किस डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कैच आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए उसका सेंस ऑर्गन से मुराद ये कि उसकी आइज एक सेंसरी ऑर्गन है ना, वो देखेगा कैच कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आइज इमेज परसीव करेंगी, इमेज परसीव करके ब्रेन पे भेजेंगी और नर्वस सिस्टम अगर ऑर्डर देगा कि लेफ्ट भागो, राइट भागो, स्ट्रेट जाओ, पीछे जाओ, ठीक है। जिस तरफ भी मूवमेंट करनी होगी हमें ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। देन क्या हुआ जी, हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अब सेंसरी ऑर्गन्स के इन्वॉल्व हो जाने से हमारे पास देखें एट द सेम टाइम मसल्स और सेंसरी ऑर्गन्स दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं। कहता है ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब देखें गेंद को आइडेंटिफाई कर लिया आइज ने कि कहाँ से आ रही है, टांगे मुझे भगा कर वहां तक ले गई हैं। अब गेंद पकड़नी तो मैंने हाथ से है ना, कैच पकड़ना जो है विच आई हैव टू कैच द बॉल फ्रॉम माई हैंड्स। तो वो कैच पकड़ने के लिए क्या करूंगा, मैं अपने हाथों को एक प्रॉपर पैटर्न से क्या करूंगा, कंट्रैक्ट करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, जो भी जरूरत है। से फॉर एग्जांपल बॉल ऊंचा है, छलांग मारनी पड़ रही है, ठीक है, बॉल नीचे है, झुकना पड़ रहा है, तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या रिलैक्स करना पड़ेगा। तो वो सारे काम एक मोशन से होंगे। अब हारमोनी देखो क्या आएगी, सबसे पहले गेंद देखी, ठीक है, गेंद देखने के लिए क्या चीज इन्वॉल्व हुई, आइज। आइज ने मैसेज देखने के बाद कहाँ भेजा, ब्रेन को। ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने बताया कि मूवमेंट अपनी लेफ्ट साइड पे करो या राइट साइड पे करो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करने के लिए लेग्स इन्वॉल्व हुई, ठीक है। लेग्स के बगैर तो मैं मूव नहीं ना कर सकता, लेग्स इन्वॉल्व हुई तो मैं उस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, ठीक है। अब उस डायरेक्शन में ट्रेवल करने के बाद जब मेरी ब्रेन ने मुझे इतना आइडिया दे दिया कि यहाँ पे खड़े होकर मैं कैच पकड़ सकता हूँ, तो अब मेरे हाथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये सारी चीज़ें हार्मनी में आ जाती हैं, जब ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में आ जाती हैं, तब जाके एक कैच पकड़ना पॉसिबल है। तो अब अगर आप मुझे बताएं कि अगर बॉडी के दरमियान कोऑर्डिनेशन ना हो, ठीक है, इफ़ अ बॉडी कैन नॉट परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड टास्क और हर ऑर्गन अपनी मर्जी करने की कोशिश करे, तो फिर हो सकता है बॉल और डायरेक्शन में आ रही हो, लेग्स और डायरेक्शन में जाना चाह रही हो और हाथ और ही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन से बेसिकली क्या होता है कि नो बडी लीव्स इट्स ट्रैक, कोई अपने ओरिजिनल ट्रैक से उतरता नहीं है। जो काम हमें रिक्वायर होता है सिर्फ और सिर्फ वही होता है, उसके अलावा कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जो है हमारे पास बेसिकली वो क्या करता है जी, हमें हमारी बॉडी को एक नॉर्मल रूटीन लाइफ के फंक्शंस जो हैं वो हार्मनी में परफॉर्म करने की एबिलिटी देता है, ठीक है। कहता है पर बट दैट इज नॉट ऑल, सच एक्टिविटीज इन्वॉल्व मैनी अदर काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखें आइज ने इमेज परसीव की, ब्रेन को भेजी, ब्रेन ने नर्वस सिस्टम के जरिए लेग्स को मैसेज भेज के मुझे क्या करवाया, उस डायरेक्शन में मूव करवा दिया। जब उस डायरेक्शन में मैं मूव कर गया, हाथों को मैसेज दे के हाथों से गेंद पकड़वा दी, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, इसके अलावा भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, क्या, ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट रेट्स आर इंक्रीज्ड, ब्लड प्रेशर इज एडजस्टेड। अब देखें मेरी तरफ कैच आ रहा है ना, तो जो बॉयज क्रिकेट खेलते हैं उन्हें पता होगा, नॉर्मली अगर आप बड़े ग्राउंड में खड़े हो और आप कैच पकड़ना चाह रहे हो, कैच आपकी तरफ आ रहा है, तो इंसान में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। मिस हो गया तो जो ओपोनेंट हैं उनको दोबारा चांस मिल जाएगा, मुझे अपनी टीम से क्या होगा, गुस्सा हो सकता है, मेरी टीम का कैप्टन मुझे बेइज्जत कर सकता है, ठीक है। तो फिर उसके लिए उसकी ब्रीदिंग रेट भी थोड़ा सा बढ़ेगा नर्वसनेस की वजह से, ठीक है, सांस फूलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी वजह क्या है, भागेगा तब भी सांस फूलेगा, ठीक है। भागने में क्योंकि एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होनी है ना, तो रिस्पायरेटरी रेट जो है वो क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। हार्ट बीट भी क्या कर दी जाएगी, इंक्रीज कर दी जाएगी। हार्ट बीट की इंक्रीज की दो वजह हैं, क्या, पहली वजह एक नर्वसनेस और दूसरी वजह क्या है जी, दूसरी वजह आपके पास है जी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, इसलिए हार्ट रेट भी क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। और फिर ब्लड प्रेशर उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है, ज़्यादा कर दिया जाता है, ताकि जो एनर्जी डिमांड है, जो एनर्जी सप्लाई है वो पूरी होती रहे, ठीक है। और एक्स्ट्रा हीट इज़ रिमूव्ड फास्ट फ्रॉम द बॉडी, हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए, ओवर हीटिंग से बचाने के लिए, बॉडी को कोई नुकसान हो जाए उससे बचने के लिए क्या किया जाता है जी, जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा हीट है उसको फास्ट बना दिया जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है और जो इंसान का जिस्म है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ताकि एक्सेस हीट जो है वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से आउट जा सके,
ठीक है। देन हाउ डज इट हैपन के नाम से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। वो कहता है लाइफ एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। अभी ये जो सारा मोशन था, मतलब मेरी टांगे मूव की, हाथ मूव किया, आंखों ने इमेज रिसीव किया, ब्रीदिंग सिस्टम बढ़ा दिया गया, ये सारी चीजें बेसिकली दीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। हमारा ब्रेन इन सबको कंट्रोल करता है, कब बढ़ा देनी है कब कम करनी है वो ब्रेन को पता है, ठीक है। कब कौन कौन से ऑर्गन्स ने काम करना है और कब कौन कौन से ऑर्गन्स को एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, उनकी तरफ ब्लड सप्लाई कब कम कर देनी है, ये भी ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसी कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड। कहता है दैट इज द बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट। अब देखें, मेरे बेशक मेरी बॉडी में ब्रेन एक अलग ऑर्गन है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग ऑर्गन है, रिस्पिरेटरी सिस्टम एक अलग ऑर्गन है, आर्म्स लेग्स ये एक अलग ऑर्गन हैं, बट दे वर्क एज वन यूनिट। Until unless they work as one unit, body will not be able to perform its task completely, ठीक है। अब हो रहा क्या है, जब ये वन यूनिट काम करती है तो डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स कोऑपरेट एंड वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर। तो मुख्तलिफ ऑर्गन क्या करेंगे और मुख्तलिफ सिस्टम्स आपस में कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और ये एक हार्मनी के साथ काम करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। और फिर इस तरह क्या होगा, पूरी बॉडी जो है वो अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करती रहेगी, ठीक है। कहता है इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, व्हेन वी आर राइटिंग। अब हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिखने के लिए क्या जरूरी है, आपका हाथ, ठीक है, हाथ की मूवमेंट जरूरी है, हाथ के साथ रिस्ट की मूवमेंट जरूरी है, रिस्ट के बाद आपकी आईज जरूरी है। आप देखोगे तो लिखोगे, देखोगे नहीं तो लिख नहीं सकते, ठीक है। आईज के बाद आपने सोचना है, समझना है, फिर लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो कहता है जी व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग आवर हैंड्स एंड फिंगर्स वर्क इन कोलैबोरेशन। अब देखें, अगर आप अपनी कलाई को पकड़ लें, ठीक है, अपनी कलाई को बहुत ज्यादा स्टिफ कर लें और सिर्फ आगे उंगली से लिखने की कोशिश करें तो आप प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे, राइटिंग में नीटनेस नहीं आएगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ठीक है। हाथ पूरा विद फिंगर्स कोलैबोरेट करेगा, एक दूसरे के साथ हार्मनी में मोशन करेगा, ठीक है। और मसल्स जो हैं हमारे वो इस मूवमेंट को पॉसिबल बनाएंगे, यानी अगर हमारे पास मसल्स ना हो तो ये मूवमेंट फिर नहीं होगी, ठीक है। एंड देन वेरी इंट्राइकेट मूवमेंट्स रिजल्ट। और फिर क्या होगा, आपके पास बहुत सोची समझी और बहुत कैलकुलेटेड मूवमेंट्स होंगी, जिसके नतीजे में आप वर्ड्स लिखोगे और वर्ड्स लिख के आप क्या करोगे, एक सेंटेंस बनाओगे जो कि मीनिंगफुल होगा और आपको क्या देगा, अच्छी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की टाइप्स दो होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन वो होगी जो नर्वस सिस्टम की वजह से होगी। अब नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और आगे इनका सब यूनिट दैट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन आता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स नहीं है तो नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती। तो हर एनिमल बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन की दूसरी टाइप है केमिकल कोऑर्डिनेशन। इट इज ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखें, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, लेकिन न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ब्रेन इन्वॉल्व होगा लेकिन न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। कैसे न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे, कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, बेसिकली ये कंट्रोल होता है पाइट्यूटरी ग्लैंड से। अब पाइट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाइट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, जो हार्मोन्स सिक्रीट करता है। हार्मोन्स ब्लड में शामिल होते हैं, ब्लड में शामिल होने के बाद पूरी बॉडी से में ट्रेवल करते हैं और उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स परसीव करके उनसे अकॉर्डिंग रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है जी, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करता है, ब्रेन में पाइट्यूटरी ग्लैंड है, पाइट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब वो हार्मोन कहाँ शामिल होगा, ब्लड में। जब वो ब्लड में शामिल होगा तो जैसे अब लिवर के ऊपर हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट लगी होती है, या पेनक्रियाटिक या लिवर के पास हमारे पास गाल ब्लेडर होता है, ठीक है। गाल ब्लेडर जूसेस सिक्रीट करता है, तो वो सारे जूसेस कब सिक्रीट होंगे, जब एंडोक्राइन सिस्टम के जो है वो ये डिटेक्ट करेगा कि ब्रेन ने मैसेज दिया है, ठीक है, पाइट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन्स सिक्रीट किए हैं, वो डिटेक्ट होंगे। डिटेक्ट होने के बाद गाल जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होना शुरू होंगे।
ठीक है। तो अब देखें इसमें न्यूरॉन मैसेज नहीं लेके आया, इसमें क्या हुआ है, हार्मोन मैसेज लेके आया। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो सारी की सारी किस बेसिस पर होती है, हार्मोन्स की बेसिस पर होती है। ठीक है। Animals have both nervous and chemical coordination systems in their bodies, while plants and other organisms only have chemical coordination। ठीक है। अब देखें जो एनिमल्स हैं हमारे पास, उनके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है, उनके अंदर न्यूरॉन प्रेजेंट है। ठीक है। और उनके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है। बट ठीक है, बट हमारे पास जो प्लांट्स हैं इनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो इनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी फिर नहीं होती। ठीक है। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी। और प्लांट्स के अंदर चूंकि ब्रेन नहीं होता, तो उनमें जो हार्मोन्स सिक्रीट किए जाएंगे वो पाइट्यूटरी ग्लैंड नहीं करेगा, बल्कि वो कोई और ऑर्गन्स करेंगे। ठीक है। तो ये था जी बेसिकली आज का हमारा टॉपिक। ठीक है। अब अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जो है वो प्रॉपर कर दूंगा। एनी क्वेश्चंस? टेंथ क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के पास? आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को पढ़ेंगे कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं और फिर बॉडी पर अपना फंक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।